सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सुमैया रिजवान आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। ज़ाहिर मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन आज कौमी राबता कमेटी में बड़े फैसले हुए। वज़ीर आज़म ने आके कौम को एतमाद में लिया और ये बताया कि अब लॉकडाउन में हम हफ्ते से नरमी करने जा रहे हैं। कुछ दुकानें, कुछ कारोबार जो है वो खुल जाएगा और जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये फैसले किए गए हैं, लेकिन आवाम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, मैं चाहूँगी कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। आज जिस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ख़्याल है कि इसको खुलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। सारे सूबों के साथ एक एक चीज़ डिस्कस हुई और हमने सब के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा। कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। अगर आप इस वक्त हम सब एक मिलके कौम बन के अगर हम खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें, और जो SOPs हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है अगर आपका ये कारोबार खुलेगा। ये अगर हम इस कौम ने इस मुश्किल मरहले से निकलना है तो ये हम डंडे के ज़ोर से, हुकूमत आपको नहीं कहेगी कि आप ये ना करें। आप तरावियाँ में अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो आपने अपने फासले नहीं रखे। क्या क्या काम कर सकती है पुलिस, और फिर पकड़ के क्या हम जेलों में लोगों को डालेंगे। जी हाँ, वही कह रहे हैं वज़ीर आज़म की मुश्किल मरहला है, डंडे के जोर पर हम कुछ भी नहीं करवा सकते। आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, तभी हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। इसी तमाम से सूरत बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें ब्यूरो एट कराची शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ब्यूरो एट इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका भी। शाहिद साहब, ये आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया और ये जो बड़े फैसले हैं, इनमें नया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, इसमें नया ये है कि जो बड़े कारोबार खुलने थे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना था, वज़ीर आज़म ने बता दिया कि वह अब नहीं खुलेंगे। आप आज का जो बड़ा फ़ैसला है, मैं समझता हूँ कि वो ये है कि मज़ीद सख्त फ़ैसले हुए हैं, लॉकडाउन ज़्यादा सख्त हुआ है। अच्छा। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि किस तरह। जी। अगर ये फैसले सूबे करते या ये फैसला खसूसन सिंध करता तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने बड़े फ़ैसले कर दिए हैं और ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। तालीमी इदारे, पहला फ़ैसला ये है कि तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ। अगर ये फ़ैसला सूबे करते तो ज़्यादा तनकीद होती। दूसरा फ़ैसला ये है कि इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं और बग़ैर इम्तहानात के प्रमोशन होगी। अगर ये फ़ैसला सूबे करते तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती। तीसरा बड़ा फ़ैसला ये है, जो प्रेशर था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, ट्रेनों को खोला जाए और फ़ज़ाई सफ़र, फ़्लाइट्स को खोला जाए, फ़ज़ाई सर्विस को खोला जाए, वो भी वज़ीर आज़म ने बता दिया कि नहीं खुलेगी। और इससे बड़ा फ़ैसला ये है कि शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर जो बड़े मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे। और एक और फ़ैसला ये है कि सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। और इससे बड़ा फ़ैसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, मोबाइल मार्केट्स, ऑटोमोबाइल मार्केट्स, वर्कशॉप्स बंद रहेंगी, चाय के होटल बंद रहेंगे, क्लॉथ मार्केट्स बंद रहेंगी, ईद सीज़न के बाज़ार नहीं लग सकेंगे। यानी कि वो जो लोग खुश हो रहे हैं, और वो जो लोग खुश हो रहे थे कि जो फैसले हुए हैं इसलिए हुए हैं कि दुकानें कपड़ों की, जूतों की, मार्केट खुलेंगी, नहीं खुलेंगी, कुछ भी नहीं खुलेगा। सिर्फ अब मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, वो तो पहले ही खुली हुई, वो जो पहले खुली हुई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से मुतल्लिक जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं है। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो ये भी बता दिया है कि न सिर्फ ये पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, बल्कि अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक रहेंगी। उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। और ये इतना बड़े फैसले हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन हफ्ते से ख़त्म होगा। अगर लॉकडाउन का मतलब रोड्स पे पुलिस और रेंजर्स के जो नाके हैं वो ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो
सब कुछ खुल गया, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं खुला है। सही है, बिल्कुल सही, यही असल बात है कि नया कुछ भी नहीं है बल्कि सख्ती की गई है। मुर्तज़ा, वज़ीर आज़म ने जो आज फैसले लिए, कल से हम डिस्कशन कर रहे थे, लग ही रहा था कि सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन अभी शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं उससे तो मुझे यही समझ आ रहा है कि सूरत हाल कोई तब्दील नहीं हुई, बल्कि देयर इज़ नो डेडलाइन और सख्त हो गया है। और अगर ये सूरत हाल ख़राब होती है तो जो खुला है वो भी बंद हो जाएगा। आप क्या बताएंगे मुर्तज़ा? जो फैसले आज किए गए हैं उनके शाहिद साहब ने जो सिंध हुकूमत की जो बातचीत हुई है फेडरेशन के साथ, उन्होंने उस हवाले से चीज़ें बताई हैं। वज़ीर साहब की जानिब से जो बताया गया है उसमें तो जो छोटे शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो मार्केट हैं, मोहल्ले की दुकानें हैं, वो खुली होंगी। लॉकडाउन को कह दिया गया है कि ये नरम कर दिया गया है, यानी कि लोगों को घरों से बाहर निकलने की अब वो परेशानी नहीं है जो पहले परेशानी होती थी। दूसरी बात ये है कि शहरी से लेकर 5 बजे तक अगर दुकानें खोली जाएंगी, मार्केट्स और बाकी जो दुकानें हैं, तो फिर किस तरह का लॉकडाउन आप इसको कह सकते हैं? ये तो लॉकडाउन तो नहीं है। लॉकडाउन तो अभी फ़िलहाल था कुछ ना कुछ, और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा था, तो ये तो लॉकडाउन नहीं है, बल्कि लॉकडाउन इसको नरम कर दिया गया है। हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कल ये फैसला किया गया था कि तमाम सूबों ने मुशावरत के साथ कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ना खोली जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिंध ने बात की, जी हाँ। उसको भी नहीं खोला गया। रेलवे के हवाले से कल जो NCOC का इजलास हुआ था उसमें कुछ वक्त के लिए शेख रशीद साहब गए, उन्होंने कहा कि मैं ये 10-15 ट्रेनें हैं जिनका ये शेड्यूल है। उनका आपको किसने कहा है कि शेड्यूल बनाए? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। उन्होंने कहा जी पैसे होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये खोल नहीं सकता, वो नहीं चलेंगे। पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा, मैं आती हूँ आपकी जानिब, ये बड़ा आपने हमें बता दिया कुछ मोटी मोटी चीज़ें। अभी जमील पाते साहब हमारे साथ मौजूद इत्तेहाद से। जमील साहब, ये जो आज वज़ीर आज़म ने फैसला किया है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि तिजारती मराकज़, बड़े शॉपिंग सेंटर्स नहीं खुलेंगे। तो जो मुतालबा आप लोग पहले सिंध हुकूमत से करते रहे, फिर वो मुतालबा आप लोगों ने वफाकी हुकूमत से करना शुरू किया, तो लग तो ये रहा है कि ऐसा कोई मुतालबा आप ना ही वफाकी हुकूमत ना ही सिंध हुकूमत मानने को तैयार नहीं है सिचुएशन के तहत। तो क्या रद्द अमल है अब आपका? बस रद्द अमल हमारा ये है कि हमने तो अभी फैसला ये किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर हम अपना कारोबार खोल देंगे। हर कीमत पे खोलना पड़ेगा कारोबार, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, ना ही इसके बगैर कोई ताजिर रह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ताजिरों में एक बेचैनी 50 दिन गुजर गए हैं और अब तक जो है ना कोई फैसला नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि तो जमील साहब जबरदस्ती कैसे खोल देंगे? ताजिर भी तो इस सिचुएशन में बटे हुए नजर आते हैं। एक ग्रुप कहता है कि हम रियासत के हुक्म पे चलेंगे, लेकिन आप कहते हैं हम जबरदस्ती खोल देंगे। जबरदस्ती आप कैसे खोल देंगे 2 दिन में? हमने कभी भी कोशिश नहीं की हम जबरदस्ती की जाए। हमने बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा कारोबार खोल दें या कोई ऐसी सिचुएशन बनाए कि हम फिर घरों पे ही बैठ गए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हो रही। अब वो आदमी क्या करेगा, ताजिर जिसके घर में रोटी नहीं है, अब वो रोटी की तलाश में तो निकलेगा तो अपना कारोबार की तरफ ही भागता है, वो कहाँ जाएगा आप बताएं। तो आपकी कोई बात नहीं हुई? आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात तो अपनी जगह जायज़ है कि ज़ाहिर है खाना है तो कमाना है, तो उसके बगैर तो खा नहीं सकते, लेकिन आप कारोबार आप लोग खोलें ही कैसे? कोई परमिशन, कोई बात, कोई चीज़, या वैसे ही खोल देंगे आप? देखिए, कंडीशन की बात तो ये है, हम इतना अच्छे कह रहे हैं कि हमें SOP आप बना दें, आपके SOP के मुताबिक हम लोग कारोबार खोलने को तैयार हैं। लेकिन अब तक वही बात है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं सुना जा रहा। मैं नहीं समझता है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वफाकी हो या सूबाई हुकूमत हो, वो ताजिरों के साथ सिंसियर है, कोई सिंसियर नहीं है। इस पर ऐसा लग रहा है कि माशी तौर पर जो ताजिर हैं उनको जो है ना बदहाल किया जा रहा है और उनकी साजिश के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। तो जमील साहब, अभी जो सिचुएशन है तो पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर कोरोना फैला वहाँ कहीं दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स नहीं खुले। मुआशी सूरत हाल तो हर तरफ ख़राब ही है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि यहाँ खुल जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, जो दुनिया के वो तरक्की याफ्ता मुल्क भी हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने लोगों के अकाउंट में खुद ब खुद पैसे जमा करा दिए कि आप घर पे बैठे लॉकडाउन, डॉलर जो है ना, डॉलर की सेटलमेंट के अकाउंटों में पैसे जमा हो चुके हैं और घर पे बैठ के
वो आराम से इसलिए बैठे रहे कि उनके अखराजात के पैसे उनकी हुकूमत में दे रही है। यहाँ कहाँ से लाए पैसे बताए ना। यहाँ पे गुर्बत के आखिरी गद्दे तक आ गए लोग, यहाँ पे समझ लो मौत के खाने पे आके खड़े हैं लोग। तो अब भूख से, कोरोना से बचेंगे तो भूख मार देंगे। सही, आप ये कहते हैं कोई रिलीफ पैकेज तो दे, ज़ाहिर ताजरों को साथ रहिएगा। जमील परवेज़ साहब हमारे साथ, शाद बुखारी साहब, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, मैं आती हूँ आपकी जानिब, आप हमारे साथ रहिए। शाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से। शाद साहब, वज़ीर आज़म तो कहते हैं मैं तो चाहता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले, वो ने इत्तेफाक नहीं किया तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला नहीं कर सके हैं। क्या कहेंगे, वफाक भी अब तैयार नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले? मैं जी वज़ीर आज़म साहब के लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, ये माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वज़ीर आज़म साहब, आप पहले दिन से ही हमें खुश करते रहे कि जी ये जो लॉकडाउन है ये इतना अच्छा नहीं है, आवाम परेशान हो रही है और इसमें नरमी की जाए। मैं दुआएं भी टीवी के जरिए देता रहा आपको, और जो नहीं खोल रहे थे उनके लिए दुआएं भी नहीं कर रहा था, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई। सूबों ने कहा है कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम अभी ट्रांसपोर्ट नहीं खोल सकते। अब हम यही कर सकते हैं कि बैठ के घर में चीख पुकार कर सकते हैं, इस बात पे रो सकते हैं कि या अल्लाह तूने हमें इस दुनियावी खुदाओं के हाथ में क्यों दे दिया, हम जो पैदा हुए यही कुछ बेटा मेरी बेटी आप सुन रही है और मैं कह रहा हूँ यही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अभी समा टीवी पे मैं सुन रहा था अवैस कादर शाह साहब, उन्होंने मुजदा सुनाया कि 10-15 दिन और हम इसको ट्रांसपोर्ट को नहीं खोल सकते। तो मैं जज्बाती होकर बात करूं तो भी मैं इस शहर का शहरी हूँ और अमन शहरी हूँ। मैं कभी बगावत नहीं की, कभी गलत काम नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे के लिए तो शहर का अमन बर्बाद कर दूं। मैं ट्रांसपोर्टरों को, बस वालों, मिनी बस अड्डा टैक्सी को बोलूं निकालो बाहर आ जाओ। हम आपके दुख को समझते हैं शाद बुखारी साहब, लेकिन अभी तो सूरत हाल है। मैं तैयार नहीं हूँ। अल्लाह ताला हमारे सूबे वालों, सब सूबे वालों को, अब एक मुराद अली शाह की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे। और ये आप जो बात अभी इनको जमील पराजा साहब से कर रही थी, बड़ी अच्छी बात की रिलीफ में 3-4 मुलाकातें कर चुका हूँ। रिलीफ नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। ये अल्लाह करे हमें भूखे मारते रहे और हम कोरोना वायरस के साथ दफन हो जाएं। अच्छा, आपने कहा आपकी 3 मुलाकातें हुई, रिलीफ पैकेज का सिंध हुकूमत ने क्या कहा आपसे? कोई तसल्ली या कोई उम्मीद बंधाई आपको? सारी मुलाकातें की गलती से 3 कह चुका। मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट 8-10 दिन पहले वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादर शाह साहब से मुलाकात हुई। उनके आगे भी यही रोना रोया जो आपके सामने रो रहा हूँ। तो हमारे साथ और ट्रांसपोर्टर भी थे, इंटरसिटी वाले भी थे। उन्होंने कहा जी 3-4 दिन के बाद आपको खुशखबरी सुनाएंगे, SOPs आपको बनाने पड़ेंगे, तय करने पड़ेंगे। वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2 दिन बाद हमारे साथ मुलाकात की चीफ मिनिस्टर के कहने पे। उन्होंने अपने सईद गनी साहब ने उन्होंने हमें बुलाया, बुला के कहा जी ये सूरत हाल है, आपको कुछ इश्यूज हैं। तो हमारे लिए या ताजरों के लिए कोई भी कोई प्यार की बात करता है तो हम कहते हैं या अल्लाह ये कुरान के अल्फाज जो है इनके मुंह से टपक रहे हैं क्योंकि हम जरूरतमंद हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी आपके साथ भी SOPs तय करते हैं और 2-3 दिन के अंदर आपको खुशखबरी। वो फिर 3 दिन क्या गया, 10 दिन हो गए। अच्छा, वो जो SOP की बात आप कर रहे हैं इरशाद बुखारी साहब, वो कोई बनाया था SOP ड्राफ्ट? आपने कोई तजवीज़ दी थी आप सिंध हुकूमत को कि इस SOP के तहत हम खोलेंगे ट्रांसपोर्ट? बेटा बीबी वो हमें बुलाए ना कि जी कल हम परसों खोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो हम SOPs तो 1 घंटे में 10 मिनट में तय होते हैं। उसके लिए ये होता है कि जी आपने उसके लिए चीजें जो तय करनी है उसका वो उस पर अमल करना है और क्या करना है। लेकिन इरशाद बुखारी साहब आपकी बात देखें बिल्कुल जायज़ है, आपकी बात अपनी जगह जायज़ है, लेकिन यहाँ 24,000 केसेस हो गए हैं मुल्क में तकरीबन, और इस केसेस की तादाद जो तेजी से बढ़ रही है, अगर खोलते हैं सब चीजें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे लोग सफर करते हैं, एक मिनी बस में इतने लोग होते हैं, तो कैसे बचेंगे हम कोरोना से? मेरी बात सुने आप, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जमील पराजा जो है ताजर अरमा सामने नजर आ रहे हैं मुझे, वो जिम्मेदार हैं। फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, हम तो जिम्मेदार नहीं, हमने अपने ट्रेड के जिम्मेदार है। ताजर कह रहे हैं कि हम SOPs तय करेंगे। चले आपकी ही जो बात है,
आपके ही जो तमाम तर बातें हैं, मैं ज़रा वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेती हूँ और आपकी बात करवाने की कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका उवैस शाह साहब। सर मुझे टाइम दें, इरशाद बुखारी साहब, मैं बात करूँ उवैस शाह साहब से। उवैस शाह साहब, ये इरशाद बुखारी साहब हैं ऑल ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, वो बड़े कहते हैं हमें पहले उम्मीद थी सिंध हुकूमत से, फिर वफाक से, लेकिन कहीं से फैसला ना हुआ, हम क्या करें, हम तो भूख से मर जाएंगे। क्या बात हुई आपकी इनसे और अब तो ये फैसला वफाक ने कर दिया है, क्या होगा फिर इन लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें अभी तक कोई ऐसा फैसला वफाक ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं किया है। अभी इस पे डिस्कशन चल रही है, इस पे डिस्कशन होनी भी है कि क्या होना है। इरशाद बुखारी साहब हों या कराची के दूसरे जो लोकल ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो यूनियंस वाले हैं और जो इंटरसिटी के यूनियंस वाले दोस्त हैं, वो मुझसे तकरीबन सब राब्ते में भी हैं, इनसे मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन अब सब लोग तकरीबन सब लोगों ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि सिंध हुकूमत जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं करती तब तक हम बस सर्विस कोई भी स्टार्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, ये अब एक ऐसा माहौल है और पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है कि अगर बस सर्विस विदाउट SOPs हमने शुरू की तो ये तो इस तरह होगा कि जिस तरह हम कोरोना को हाथ से फैला रहे हैं। तो सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और सब दोस्तों ने इस पे साथ देने की यकीन दहानी भी कराई है। और दूसरी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें रिलीफ देना है टैक्सेस में, और जो हमारी डिस्कशंस हुई सारे दोस्तों के साथ, उसमें हम डिस्कशन में रिलीफ भी दे रहे हैं सबको। वो हमने पेपर्स भी CM साहब की तरफ मूव कर दिए, इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। अच्छा, इरशाद बुखारी साहब कह रहे हैं 3 दफा आपसे मुलाकात हुई, SOP बना के देने की बात भी हुई, लेकिन कोई जवाब। देखें, बात यह है कि SOP बना के देने की बात हुई या SOPs की डिस्कशंस हुई, इन्होंने अपने मसले मुझ तक पहुंचाए, क्योंकि एक यूनियन नहीं है, एक इरशाद बुखारी साहब नहीं है, सब लोग हैं। मुझे सब लोगों को साथ लेके चलना है और सबसे मेरी वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रही है। SOPs हमारे पास आ भी गई हैं, हम कंपाइल भी कर चुके हैं बहुत हद तक। मैंने इनको सबको ये भी कहा था कि आपके साथ बैठ के जब फाइनल खुलने का टाइम आएगा तो किस शेड्यूल पे, किस तरीके से और किन राउट्स पे हमें बसेस खोलने हैं और किस तरीके से चलाने हैं, डिसइंफेक्टेंट किस तरह होगा, पैसेंजर बैठेगा तो उसका तरीकेकार क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है जब पूरे मुल्क में जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक फैसला आया है, अगर हम अपना डिसीजन लेते हैं तो हम पे ये क्रिटिसिज्म आता है कि सिंध गवर्नमेंट साथ चलने को तैयार नहीं है। अब जब सिंध गवर्नमेंट सबके फैसलों को अमल दरामद कर रही है, जो वफाक हमें फैसले सुना रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने वाज़े किया उवैस शाह साहब कि ये फैसला, ये तजवीज़ सिंध और पंजाब दोनों की जानिब से थी। देखें, हम मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, खुद मुझे अच्छी तरह पता है, और उस पर डिस्कशन करने को कहा गया है। अब डिस्कशन करने को भी कहा गया है तो हम उस पर भी पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे। हमें बिल्कुल एहसास है इन लोगों का। मैंने जिस तरह कहा कि ये बहुत से दोस्त हैं जिनके बिल्कुल वर्कर्स परेशान हैं, उनके मसाइल भी हैं, और सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे इतना बड़ा कोई फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त तक हमें फेडरल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिली या कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं मिले इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। जो कुछ हमने किया है, जो फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज से है। बिल्कुल तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि जब ऐसा टाइम आया जो हम लॉकडाउन को में बस ऑपरेशन स्टार्ट करने जाएंगे, तो मैं जरूर पहले सब दोस्तों को ऑन बोर्ड लूंगा, सबसे बात करूंगा, सबको बुला के उनको SOPs हवाले की जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इस वक्त वो सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो आइंदा भी SOPs पे भी इस तरह वही दोस्त हमारे साथ मिलकर अमल दरामद करवाएं। अच्छा, वैसे साहब आपने बड़ी क्लियर बात कर दी है, मैं चाहूंगी आप साथ रहें। इरशाद बुखारी साहब, कुछ मुतमईन हुए हैं आप, कह रहे हैं उवैस शाह साहब कि अभी डिस्कशन होगा, ये कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, आपका ख्याल है? हमें देखिए जी, मैं जी बातें बिल्कुल सुन रहा हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे बरखुरदार हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे अपना चाचा कहते हैं। यही नहीं, शहीद गनी, नासिर हुसैन शाह और मुराद अली शाह साहब मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं कुछ गुस्सा भी करता हूँ, ये बर्दाश्त कर जाते हैं, ये अच्छे। लेकिन आप मुतमईन तो हो गए ना, ऐसा तो नहीं है ना हुकूमत सोच रही है आपके बारे में। मुझसे सवाल किया है तो आप बात भी तो करने दें प्लीज। मैं ये कहता हूँ कि ये अवैस कादर शाह बेटे ने अभी ये बात की, लेकिन मानेंगे इस बात को कि मेरे सूबे ने, सूबा सिंध ने बाकी सूबों के मुकाबले में 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन किया। हमने कोई चूचना नहीं की, इनका साथ दिया और आखिर वक्त तक देंगे, बिल्कुल देंगे। हम कोई पागल तो नहीं है कि हम कपड़े फाड़ते हैं। मैं नुमाइंदगी करता हूँ
लाखों लोगों की कराची शहर में, और हुकूमत हमारी अपनी है। हम समझते हैं कि वज़ीर आला साहब जो है वो हमारे लिए सोचते हैं, अवैस कादर शाह साहब सोचते हैं, लेकिन ये जो अभी इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की है, आखिर बात तो यहाँ आके खत्म होती है कि वो जो मजदूर इंतजार कर रहे हैं, बात इन्होंने की, इन्होंने बैठ के हमारे साथ तय हो गई है, लेकिन ये खोलें जल्दी तो मेहरबानी करें। अब सर देख रही हुकूमत जी छोटी सी बात कर दूं, मेरे बिल्कुल बुजुर्गवार है हमारे बड़े इरशाद बुखारी साहब, और सबके लिए मुझे एहतराम है, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस कराची में हैं और इंटरसिटी की इंट्रा सिटी की, सब दोस्तों के लिए बहुत एहतरामन। और ये मैंने पहले भी कहा कि हर वक्त उन्होंने सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया है। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट मुश्किल वक्त में भी ये हमारे साथ चलते रहे, भली वो पेट्रोल की क्राइसिस का मसला हो, सीएनजी का मसला हो, या ये कोरोना का मसला हो, इनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये इस पेंडेमिक का सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया परेशान है। इस किस्म के पेंडेमिक को कभी न किसी ने कभी सोचा था, ना इमेजिन किया था, न कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया था। तो अब जाहिर सी बात है ये गैर मामूली सिचुएशन है, इसमें हम सबको मिलकर चलना होगा, कलेक्टिव चीजें करनी होगी, और ये सब हमारे साथ खड़े। मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि जैसे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करती है तो हम ट्रांसपोर्ट जिस तरह दूसरे सेक्टर्स खोल रहे हैं मरहलेवार, भी खोलें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल जैसे भी होगा, जितना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि मेरे ये भाई जो है अकेला न रहे, बिल्कुल इशू ना बनाया जाए। अभी पिंडाने के बहुत शुक्रिया उवैस शाह साहब, आपका भी थैंक यू वेरी मच। इरशाद बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कोशिश हमने की कि आपकी बात भी पहुंच जाए, उवैस शाह साहब भी जो सूरत हाल है उस। जमील भाई साहब, अब जाहिर है ये सिचुएशन शायद कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाए, कहीं कोई उम्मीद आप रखिएगे या फिर आप 2 रोज बाद कारोबार खोल देंगे? हतमी फैसला है आप लोगों का? बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि हमारा इजलास सुना है सीएम हाउस ने, इजलास के बाद इंशाल्लाह हम अपना फैसला सुनाएंगे और कोशिश ये होगी कि लॉकडाउन को नरम कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमील प्रकाश साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और अब यही उम्मीद भी करते हैं कि ज़ाहिर है सिचुएशन को सबने समझ के चलना होगा। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक में वापस आएंगे तो थोड़ी सी और इस सिचुएशन पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ शायद जतोई मौजूद हैं, मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल है इसमें अभी लॉकडाउन नर्म उस तरीके से नहीं हुआ, प्रैक्टिकली जो चीज़ें खुली हुई थी वही खुली रहेंगी। सूबों की जो मुशावरत थी, जो सूबों ने मुशावरत की और तजावीज़ दी, उसी पर वफाक ने ये फैसला किया है। तो अब आगे क्या होगा, और जो दीगर ज़ाहिर दुकानें थी, जो दीगर कारोबार था वो खुलेगा तो किस तरीके से अब सूबे क्या फ़ैसला करेंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। शाजिद तोही साहब, जिस तरीके से अभी आपने सुना भी कि जो ताजिर थे उन्होंने भी अपनी बात की, जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के थे उन्होंने भी अपनी बात की। लोग परेशान तो हैं लेकिन शायद इसका कोई और हल भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये फैसला दुरुस्त है या गलत है, ये इस पर तो बहस जारी रहेगी, लेकिन ये सारा वही फैसला है जो सिंध हुकूमत चाहती थी कि लॉकडाउन ज़्यादा सख्त हो, बड़े कारोबार ना खुले, ट्रांसपोर्ट ना खुले। और ये वज़ीर-ए-आज़म से लोग ये तवक्का कर रहे थे, जिस तरह पीटीआई के लोग जो है वो लोगों की उम्मीदों को भड़का रहे थे कि बस ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है, बाज़ार भी खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स भी खुल रहे हैं, बस ये सिंध हुकूमत गलत कर रही है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। अब कम अज़ कम सिंध हुकूमत पे दबाव ख़त्म हो जाएगा। सारी बात जो है वफाक ने अपने ज़िम्मे ले ली है और स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर बहुत सख्त फैसले हो गए हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी, शादी हाल नहीं खुलेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, बाज़ार नहीं खुलेंगे, और ट्रेनें नहीं चलेंगी, हवाई जहाज़ नहीं चलेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, चाय के होटल नहीं खुलेंगे। बाकी रहा क्या, यानी जितना जो इनफॉर्मल जो लेबरर है, जो इन कारोबार से वाबस्ता है, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। छोटी दुकानें जो पहले भी खुली हुई थी वो खुलेंगी, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिक दुकानें हैं उनमें कुछ ज़्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं हैं। ठीक है कुछ हैं, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के बेरोज़गार होने की बात
वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे थे या उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, उनका रोज़गार नहीं खुला है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ैसला गलत है, ये सही है उसको वो, लेकिन ये सिचुएशन क्लियर है कि ऐसा नहीं हुआ है। ज़्यादा बेहतर जानती हैं, इसलिए कि उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं कोरोना के फैलाव की, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। WHO, डॉक्टर्स और बाकी माहिरीन जो है उन्हें अलर्ट कर रहे हैं। फैसला सख्त हो गया है, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर सख्त फैसला हो गया। पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा, ये जाहिर है अब ये बात तो की जाती रही बार बार कि हमें गरीब का ख्याल है, हमें उस गरीब का ख्याल है जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, लेकिन इस फैसले के बाद क्या वो गरीब जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, क्या उसकी दादरसी हो गई है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनकी दादरसी नहीं हो सकी है और ना ही उनकी दादरसी हो सकेगी, क्योंकि सबसे अहम इस स्मार्ट लॉकडाउन में जिस तरह बार बार हमारे शाहिद जतोई साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं, सबसे अहम चीज़ इसमें रेल और ट्रांसपोर्टेशन का बंद रहना है। और ट्रांसपोर्टेशन का इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट का बंद रहने से मुराद ये है कि कोई भी अपने काम पे नहीं जा सकेगा सिवाय उनके जिनके पास अपनी गाड़ियाँ, अपने मोटरसाइकिल मौजूद है या अपनी सवारी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पंजाब में अगर हम बाज़ारों की जो प्रैक्टिकल सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ, कतई नज़र इसके कि जो लिखे हुए फ़ैसले हैं या पढ़े हुए फ़ैसले हैं, उनके अलावा जो सूरत हाल है वो ये है कि रावलपिंडी में दुकानें खुली हुई हैं, इस्लामाबाद में दुकानें खुली हुई हैं, इस्लामाबाद में भी रावलपिंडी में भी लोगों का बेपनाह रश है आम जगहों पे, और सिर्फ ये शॉपिंग मॉल्स थे जो बंद किए गए थे वो अभी तक नहीं खुले थे। लेकिन नॉर्मली जो छोटी दुकानें, जिसमें कपड़े की दुकानें भी हैं, जिसमें गारमेंट्स भी है, जिसमें दीगर अशिया चीज़ें खाने पीने के अलावा जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की, वो तमाम चीज़ें खुली हुई हैं। एक लोग बाहर बैठा हुआ था शटर डाउन करके और वहाँ से अशिया जो हैं लोगों को फराहम की जा रही थी। ये तमाम रावलपिंडी के जो बाज़ार हैं वहाँ जाके चेक किया जा सकता है, हम खुद उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ सराफा बाज़ार में भी 1-2 लोगों ने दुकान बाकायदा तौर पे ओपन करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने वार्निंग दी पुलिस ने और वो दुकान बंद करवा दी। लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि ज़िंदगी का रवां होना, ज़िंदगी का रवां दवा होना, वो अभी सूरत हाल जो है वो नहीं बन रही है, वो मुमकिन भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा भी है, और ये ज़ाहिर है अगर ये मुमकिन नहीं है तो ज़ाहिर है अभी हम जिस सिचुएशन पर हैं, आगे क्या सिचुएशन होती है, ये केसेस हमारे 5000 से ज़ायद हो गए हैं, आगे क्या होगा, और आगे ज़ाहिर है अभी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, तो आगे क्या हुकूमत फैसला करेगी देखना होगा। ज़ाहिर है इस तमाम तर सूरत हाल पर एक और सनत है जो कि रेस्टोरेंट की सनत है, जिसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, वो अब क्या करेंगे? ज़ाहिर है उनके पास भी जो लोग थे, जो मुलाजिम थे, उनका भी अब वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतर सुल्तान साहब जो कन्वीनियर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट के। अतर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो आज फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने लिया है जिसमें कोई रिलीफ नहीं है, ना ही रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, ना ही दुकानें जूतों की कपड़ों की खुलेंगी, ना ही बड़े मॉल्स खुलेंगे, तो अब आप लोगों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, और जो आपका नुकसान हुआ है उसको आप लोग किस तरीके से पूरा करेंगे? हमें 2-2.5 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज बड़ी पुरुम्मीदी थी हमें कि जो है वो जब वज़ीर-ए-आज़म साहब करेंगे तो उनकी कोई बात हुई होगी तो लाजमी कोई ना कोई रिलीफ, कोई ना कोई चीज मिलेगी। समहाउ कुछ भी नहीं मिला तो थोड़ी सी खैर मायूसी गुनाह है तो वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ना थोड़ी सी जो है वो अफसोस जरूर हुआ है। और इसमें 2-3 चीजें जो है वो रखनी चाहिए। अब हमें एक उम्मीद तो ये है कि चूंकि रेस्टोरेंट्स सिंध में जो है बिलखुसूस कराची में अभी भी उनको सिर्फ 5 से लेकर सर्वी करने अलावा टेक अवे नहीं है। कम अज कम हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें कई दफा ये वादा और याद हमें जो है कमिटमेंट की गई है हमारे साथ कि इंशाल्लाह अब जो ये नया ऑर्डर आएगा 1-2 दिन में, उसमें जो है वो डिलीवरी शहरी तक खोल दी जाएंगी और उम्मीद है कि टेक अवे भी खोल दिया जाएगा ताकि कुछ आसरा हो। नुकसान की जहां तक बात है तो देखिए, अब नुकसान इस तरह का होना शुरू हो गया कि वो लोग जिनके पास कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ था वो भी अब एक्सपायर होने जा रहा है और वो भी अब खराब से खराब तर होते जा रहा है। मॉल्स कोई खोलने की सूरत हाल नहीं है, डाइनिंग नहीं खोलने का कोई अंदाजा हो रहा, तो हमारी कम से कम दरख्वास्त ये है, लेकिन कोई रिलीफ पैकेज भी आएगा कि इस इंडस्ट्री के लिए? वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री तो चूंकि उसको आज तक दर्जा ही नहीं दिया गया तो उसके लिए कुछ भी नहीं आएगा। या ये जो लाख रेस्टोरेंट है, 20-22 लाख लोग इसमें काम करते हैं और जो खरबों अरबों और तकनीक की इसमें इन्वेस्टमेंट इतने सालों में हुई हुई है, पाकिस्तान की अकलौती जो है ये तफरीगाह है, तफरीगाह से बढ़ के
ये पाकिस्तान की अकलौती शायद एक इंडस्ट्री होगी जिसमें 98 से 99% लोकल प्रोड्यूस इस्तेमाल होती है, जिसमें जो है वो पोल्ट्री वगैरह सब तबाह हो रही है। क्या इसके लिए कोई रिलीफ भी आएगा? क्या इसके लिए या इसको कमर्शियल में रख के 5 किलो वाट का दे के जिसमें एक एसी 5 किलो वाट पे चलता है, इसमें नहीं है? क्या हमाद अजहर साहब हमसे भी मुलाकात करेंगे? मैं तो उनके फोन का आज तक मुंतजर ही हूँ। इतने प्रोग्राम में आके भी अपील करते हैं कि हम कोई राब्ता करने की कोशिश की आप लोग अजहर साहब से या फिर हुकूमती किसी नुमाइंदे से कि बातचीत हो जाए? को लेटर भेजा गया, हर एक जगह लेटर किया। क्या फेडरल हमें भी कोई बात करेगी हमसे? मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी असर से भी अपील कर रहा हूँ कि कम से कम हमसे मुलाकात तो करें, हमें बताएं तो सही कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। क्या हम जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इससे 30-40 सनतें जो है वो वाबस्ता है, इसको कोई चीज इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं। मानते हैं कोरोना है, एक दफा पूरी एसोसिएशन ने एक दफा ये बात नहीं की हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, हम कोई धरना देंगे, हम कोई लड़ाएंगे, तो हम इसको सेंसिटिव मानते हैं। साहब, लेकिन जो भी सिचुएशन है कोरोना की, क्या आपको लग रहा है कि इस सिनेरियो में कोई रेस्टोरेंट खोलना ठीक होगा? रेस्टोरेंट में जब लोग आते हैं, रश होता है, तो वहां पर एसओपी कैसे फॉलो की जा सकती हैं? एसओपी कैसे बिल्कुल फॉलो की जा सकती है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आज से नहीं, देखिए सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी आज से कोई 4 सालों से काम कर रही है और रेस्टोरेंट बड़े एसओपी के साथ मेजॉरिटी चलते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग में ये नहीं है कि मैं और मेरा बेटा जो साथ घर में रहते हैं वो कोई 10 फीट दूर बैठे रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में ही होता है जो मैं और आप जो एक दूसरे को नहीं जानते वो डिस्टेंसिंग के साथ भी हमें रहेंगे। और जब लेकिन अदर साहब, ये तो आप बड़े रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं ना कि वो ये एसओपी पर अमल करवा लेंगी। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स तो नहीं कहूंगी, छोटे जो खाने की जगहें होती हैं, ढाबे होते हैं, ये वहां पर कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? वहां पर हो ही नहीं सकता। आप सही फरमा रही है। क्या कम से कम जो है वो जैसे दुनिया भर में डे 1 से कभी रेस्टोरेंट को बंद ही नहीं किया गया, 24 घंटे तक के लिए भी डिलीवरी को ओपन रखा गया और टेक अवे को ओपन रखा गया। आज भी सिंध के अलावा इवन पंजाब में जो है डिलीवरी टेक अवे अलाउ है। सिंध में ये तो हो सकता है। अच्छा, बेसिक मुतालबा आपका क्या है कि टेक अवे की परमिशन दी जाए? ये बेसिक मुतालबा है आपका? हमारा बेसिक मुतालबे 2-3 है। डिलीवरी और टेक अवे खोल दिया जाए कम से कम शहरी तक के लिए इमीडिएटली, और रमजान के बाद भी सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के लिए। उसके बाद हमारी फेडरल से रिक्वेस्ट ये है कि हमें रिलीफ दिया जाए, और जो हमने रिलीफ की बात की है हमें रेंट में दिया जाए, बिजली में दिया जाए, टर्नओवर टैक्स माफ किया जाए, सेल्स टैक्स को आगे रिलीफ दिया जाए, ये और हमसे कम से कम मुलाकात की जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। आपके जो मोटी थे वो ज़ाहिर आपने रख दी हैं और हमने कोशिश की कि हुक्काम बारह तक बात पहुंचा दें कि ज़ाहिर रिलीफ पैकेज दिया जाए, सहरी तक टाइमिंग की जाए, ताकि जो कुछ ना कुछ नुकसान है वो अपना रेस्टोरेंट मालिकान और ये सनत पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। शज्जत साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, आपका ही बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि आखिर काफ लीग और PTI यानी हुकूमत में इख्तलाफात कहाँ तक पहुँचे हैं। आज काफ लीग आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी लेके गई है नैब के खिलाफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। जनाब वाला, जिस तरीके से बात ने करी, चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जो कि अब समाअत के लिए मंजूर भी हो गई है। कल भी हमने आपको एक खबर दी थी और उनका कहना है कि ये 19-20 साल पुराने मुकदमात हैं, इनको दोबारा खोला जा रहा है। ये सरासर सियासी इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है और ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा जो है वो नैब बन चुका है। मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं। कल भी उन्होंने इस खबर में बात की थी, लेकिन आज चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर की है तो उस पर हम ज़रा बात करेंगे। मियाँ दाऊद, बहुत शुक्रिया। ये समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, कब समाअत होगी इस दरख्वास्त पर और नोटिस कब तक के लिए जारी किए गए? सुमैया, समाअत के लिए तो ये आज ही फिक्स थी, लेकिन चूँकि कोरोना का इशू चल रहा है और गुज़श्ता कुछ दिनों से हाई कोर्ट में कोरोना के केसेस सामने आए हैं, इसलिए अब प्रोसीजर ये बनाया गया है कि पहले फाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट करके फिर जो है वो अदालत में पेश की जाएंगी। और आज अदालत में ये फ़ाइलें पेश नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से अदालत ने इसके ऊपर समाअत जो है वो 11 मई के लिए मुलतवी की है। उस हेयरिंग के बाद जब PMLQ के लीडर्स जो हैं वो आए, कामल अली आगा साहब, और उन्होंने
आके इस बात की निशानदेही की कि ये तो सियासी पटिशन है, ये तो सियासी कार्रवाई है नैब की तरफ से, और जो PMLQ की तरफ से पटिशन्स दायर की गई हैं वो भी पॉलिटिकल हैं। ये बात तो, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है, था और मुस्तकबिल में भी इसका यही है। लेकिन आज जो इस सारे इशू के ऊपर डेवलपमेंट हुई और सियासी लोगों से जो बात हुई और नैब से जो बात हुई कि इस सारे इशू में हकीकत क्या है, नैब का ये मौक़िफ़ है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड नैब के कुछ दोस्तों ने नॉट टू बी कोटेड शेयर किया कि ये जो चौधरी बरादरान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैब ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारी चीज़ें की हैं तो ये गलत हैं। उसकी वजह ये, और ये 11 मई को लाहौर हाई कोर्ट में नैब जो है वो इस बात की वजाहत भी करेगा, क्योंकि साल 2000 में 2 इंक्वायरियां चौधरी बरादरान के खिलाफ शुरू की जब चौधरी बरादरान की अपनी हुकूमत थी। उस वक्त 2 इल्ज़ामात थे। एक इल्ज़ाम था आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया और आपने सियासी भर्तियां की। दूसरा इल्ज़ाम था आपके आमदन से ज़ायद असासों का। साल 2000 से लेके आज के दिन तक आप हुकूमत में रहे हैं, सिर्फ PMLN का अगर टेन्योर निकाल दें। एक दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो उस वक्त ये आपके दौर में आप अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपनी इंक्वायरियाँ करवा रहे थे अपने खिलाफ। तो ये नैब के इन्वेस्टिगेशंस करने वाले जो दोस्त हैं उनका ये ख्याल है कि ये PMLQ का सिर्फ एक इल्ज़ाम तराशी का हिस्सा है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। और दूसरी बात, जो PMLQ की तरफ से पटिशन में ये ये इल्ज़ाम लगाया गया है नैब के ऊपर कि ये बंद कर दी गई थी इंक्वायरी, इसलिए इसको दोबारा से नहीं खोला जा सकता, ये भी गलत है। इसका भी नैब जो है वो 11 मई को जवाब देगा, क्योंकि नैब का ये कहना है, नैब के ज़राए का ये कहना है कि नैब लाहौर ने रिकमेंड किया था कि आप इस इंक्वायरी को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन इंक्वायरी क्लोज करने का जो प्रोसेस है वो तब, लेकिन खबर तो ये भी है मियां दाऊद, चलें ये तो कहना है ना काफ लीग का, लेकिन खबर तो ये भी है कि ये जो नैब ने 20 साल बाद केसेस खोले हैं। चले मैं कामिल अली आगा साहब से ही पूछ लेती हूँ, काफ लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो नैब 20 साल पुराने केसेस रीओपन कर रहा है, इसकी क्या ये वजह भी है कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप यानी कि काफ लीग और हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां हैं? देखें, दूरियां हमारी तरफ से तो कभी नहीं, हम तो जिसके साथ वादा करते हैं हमारी शोहरत ये है कि हम उसको निभाते हैं। और एक बात और है, वो ये है कि हमारे मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता कि हम बेवफाई करें या हम जिसके दोस्त हों उसके खिलाफ कोई साजिश करें। इसलिए हमें तो समझ नहीं आती कि इस किस्म के तासर क्यों कायम हो रहे हैं। ये ठीक है कि हमारे खिलाफ पहली दफा कार्रवाई नहीं कर रहा, ये तो कोई चौथी पांचवी मरतबा है। हर दफा ये 20 साल पुरानी एक नामालूम फर्द की दरखास्त है। कानून और आइन के मुताबिक जो अनोनिमस एप्लीकेशन होती है या नामालूम फर्द की एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये देखें, नामालूम शख्स की बुनियाद पर एप्लीकेशन के ऊपर नामालूम वजूहात की बिना पर और साहब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि ये 5वीं इंक्वायरी हमारी हो रही है। अच्छा कामिल साहब, ये मियां दाऊद हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड, एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं जी। करिएगा मियां दाऊद। कामल अली आगा साहब, आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला थे और फिर वो 2 साल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो तब आपने इस मामले को खत्म क्यों नहीं करवाया? देखें, ये इस तरीके से दबा दी जाती है कि हम समझते हैं कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी लिख कर दे दिया है कि इसको खत्म कर दिया जाए और प्रोसिक्यूशन ने भी कह दिया है कि इसको खत्म कर दिया जाए, ये नाकाबिले अमल है, बेबुनियाद है, सिरे से इसका वजूद ही नहीं है, ये इल्जामात ही गलत है, तो हम तसल्ली में आ जाते हैं कि जनाब अब तो खत्म हो गई। जब लिख के दे दिया तो उसके बाद खत्म हो गई, लेकिन खत्म हुई, लेकिन आप आज अगर ये दोबारा से रीओपन हो रहा है कामिल साहब, और आप लोग भी कह रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, तो यानी कि ये हुकूमत की हिमा पर हो रहा है, आप लोग भी ऐसे ही समझते हैं? देखें, हमेशा जिम्मेदारी उन चीजों की जो कि आइन और कानून से बालातर हो, जी। और जो अदारा आइन और कानून से बालादस्त हो के एक्ट कर रहा हो,
उसको पूछना जो है वो एक ही शख्स का काम होता है, जो जिसका मनसब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही पॉइंट आगे कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कमी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उसी का काम होता है कि वो पूछे इस इदारे से। मियां दाऊद आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।